everyone, very welcome to दृष्टि CUET. So guys, I hope आप सब बढ़िया होंगे and as you all know, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस. अगेन ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. साथ ही साथ ओम्स लॉ आपके बेस है या फिर हम कह सकते हैं ये एक फाउंडेशन है इलेक्ट्रिक करंट का भी. ठीक है, तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, ये सबसे पहले ओम्स लॉ से ही हमें पता चला था. क्या वोल्टेज होगा, क्या करंट होगा, रिलेशन क्या है इनके बीच में. तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे. हाँ, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, उनको भी देखेंगे. साथ ही साथ रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या और ये रेजिस्टेंस आता कैसे है कहीं पे भी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी डिले. फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. ऑलराइट, सो ओम्स लॉ की हम बात कर रहे थे. ओम्स लॉ के पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, ये आपके फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का टॉपिक है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का. पहले जो चैप्टर थे आपके यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें आपने चार्ज जब हमारा रेस्ट पे था तो उसके अराउंड आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, उनका पोटेंशियल निकाला, उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाले, फोर्सेस निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फील्ड इंटेंसिटी निकाला, डाइपोल मोमेंट निकाला. ये सारी चीज़ें आपने की कब, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे था. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो चार्ज है ना, अब वो आराम कर करके थक गया. उसने कहा कि चलो अब चलना शुरू करते हैं. अब ऑब्वियसली उनके पास आपने देखा था कि पोटेंशियल है. ठीक है, तो पोटेंशियल अगर होगा तो उसी पोटेंशियल से तो वो चार्ज अब चलना शुरू करेंगे, राइट. और जैसे ही हमारे चार्ज जो है ना फ्लो करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो करंट का डेवलपमेंट होता है या फिर हम कह सकते हैं करंट जनरेट होता है. तो जब तक आपके चार्ज रेस्ट में है तब तक आपका करंट जनरेट नहीं होता है. ठीक है, अभी देखो चार्जेस तो हर जगह है ना, बट ऐसा तो है नहीं कि आपको हर जगह से इलेक्ट्रिक शॉक लगता रहता है. ऐसा तो है नहीं. ऐसा हो तो सोचो एयर में पूरे हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर चार्जेस होंगे, हमें तो हर समय शॉक लगते रहे, राइट. लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि वो सभी स्टैटिक चार्जेस हैं, राइट. चार्जेस जब फ्लो करना शुरू करते हैं किसी सर्किट में तब होता है डेवलपमेंट या जनरेशन हमारे करंट का. ठीक है, तो चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि चार्जेस के पास अचानक से कहीं से कोई शक्ति आती है और वो कहते हैं चलो अब चलना शुरू करते हैं. ऐसा तो है नहीं. यहाँ पे हमारा पोटेंशियल जो होता है ना चार्जेस के पास, जिसको कि आप लोग V कहते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारी V होती है, इस दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से हमारे जो चार्ज हैं वो उनके अंदर मूवमेंट शुरू होती है. तो बेसिकली EMF आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, ये वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो हमारे चार्ज को फ्लो कराता है, राइट. तो अब चलो इन फोर्सेस से, पोटेंशियल से हमारे चार्जेस फ्लो करना शुरू किए जिनकी वजह से करंट जनरेट हो गया. ओम्स ने इसी पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन बताया था. उन्होंने बताया था कि किसी सर्किट में, ठीक है, जो हमारा अगर कोई सर्किट है उसमें आपने बैटरी लगाई है किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल की, मान लो आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी, राइट. तो जब हम इसमें पोटेंशियल लगाते हैं, राइट, तो अब क्या हो रहा है, इसी पोटेंशियल से हमारे जो चार्ज हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं और उन्हीं चार्जेस के फ्लो के थ्रू हमारा करंट जनरेट हो रहा है. तो ओम्स ने बताया कि जितना भी पोटेंशियल आप लगाएंगे उस सर्किट में, ठीक है, जितना पोटेंशियल लगाएंगे उतना ही करंट जनरेट होगा. मतलब जितना पोटेंशियल लगेगा उतना ही चार्ज फ्लो होगा और उतना ही करंट जनरेट होगा. जिस हिसाब से हमारा पोटेंशियल जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखेंगे दोनों के बीच में तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगी. जैसे मान लीजिए ये हमारी पोटेंशियल हो गई, ये हमारी करंट हो गई, राइट. सो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. यही रिलेशन बताया था आपके ओम्स ने वोल्टेज और करंट के बीच में. ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है R. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आती है R. R क्या होता है?
रेजिस्टेंस। अब चर्चा कर लेते हैं रेजिस्टेंस पे पहले कि ये रेजिस्टेंस आखिर में होता क्या है, राइट। देखो रेजिस्टेंस एक प्रकार का ना ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, मतलब रुकावट है। किसके रास्ते में रुकावट है? हमारे आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं करता है ये रुकावट है करंट के रास्ते में, ठीक है। जब करंट एकदम मस्त घूमना शुरू कर देते हैं, मतलब सपोज करिए चार्ज फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट स्टार्ट जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करता है रेजिस्टेंस, ये उस करंट के फ्लो को या कह सकते हैं करंट के रास्ते में रुकावट बन के आके खड़ा हो जाता है, कहता है ना मैं तो नहीं जाने दूंगा, राइट। तो इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, रोक रहा है, राइट। अच्छा, रेजिस्टेंस को अगर मान लीजिए कोई वायर है और उस वायर में कोई सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाना होता है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये क्या है? हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब ये रेजिस्टेंस आता कहां से है? ये आ कैसे रहा है ये रेजिस्टेंस? ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं से उसमें ऐड किया है कि नहीं तुम जाओ और रोको रास्ता। ये तो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी ना भाई रेजिस्टेंस हमारी की। चलो ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, राइट, ये एक वायर है। अभी ये कॉपर की वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक कॉपर की वायर है। कॉपर क्या है? मेटल होता है, सबको पता है। मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। मेटल्स के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हमारे मेटल्स हैं इनके अंदर जो चार्जेस हैं, राइट, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही पोटेंशियल मिलता है, ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल मिलता है, देखो ये लंबा वाला जो टर्मिनल होता है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला टर्मिनल जो होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा चार्ज निकलेगा? प्लस क्यू चार्ज निकलेगा। नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा चार्ज निकलेगा? माइनस क्यू चार्ज निकलेगा। तो देखो, और अच्छा हमारी जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो किस डायरेक्शन में होती है? प्लस से माइनस में जाती है। हमेशा प्लस चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है और माइनस में एंटर करती है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। प्लस से फील्ड लाइन निकलती है और माइनस क्यू के अंदर एंटर करती है, राइट। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में होगा, राइट। अब जो हमारी चार्जेस हैं यहाँ से निकल के आएंगी और यहाँ पे सारे चार्जेस प्लस वाले इस प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही प्लस चार्ज आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहेंगे? अरे वाह, पॉजिटिव आ गया है, चलो चलते हैं उसके पास, बिकॉज अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो अभी क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो अभी क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करना शुरू करेंगे हमारा करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। I इज इक्वल टू वॉट? Q बाई टी, मतलब t समय में कितना चार्ज फ्लो किया, यही तो हमारा करंट होता है ना। और जैसे ही चार्ज फ्लो करना शुरू करेंगे करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। इतनी बातें तो बेसिक आपको पता थी। अब इसमें रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया मैम? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भैया एक तार है, उसमें पोटेंशियल दिया सर्किट में और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू किए और हमें करंट मिल गया। देखो रेजिस्टेंस के केस में होता क्या है कि अब जैसे मान लीजिए ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? जब ये मूव कर रहे हैं तो अब इतने तो ये मतलब कह सकते हैं ना हम, इतने तो ये उसूलवादी तो है नहीं कि हम एकदम सीधे ही जाएंगे। इनको इनके ऊपर कोई सेंसर तो लगा नहीं है कि ये बस सीधे डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। ये तो रैंडम मूवमेंट करते हैं ना। हमारे जो चार्जेस हैं इनके बीच में क्या होती है? एक तरीके से रैंडम मूवमेंट हो रही है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कहीं भाग रहा है, कहीं भाग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये आपस में टकराने लग जाते हैं जब फ्लो होता है इनका। तो ऐसा नहीं है कि सब एक डायरेक्शन में
सबको हटा के एकदम से चले जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर है, सबको पहुंचना वही है, लेकिन सब टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से वो अपना रास्ता भटक जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनको जाना इधर है, लेकिन इनसे टकरा के ये इधर चले आए, राइट, जाना उधर है, टकरा के उधर चले गए। तो अब क्या होगा, जब ये अपना पाथ डाइवर्ट करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस समय के लिए हमारा करंट जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि भाई करंट क्या था, Q/T था ना। तो अब उस टाइम T पे जो चार्ज Q था वो वहां पे पहुंच नहीं पाया, तो उस समय के लिए हमारा करंट क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। आई बात समझ में? ये रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है, इसको प्रतिरोध बोलते हैं रेजिस्टेंस को हिंदी में। तो ये प्रतिरोध क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है। और कैसे रोक रहा है, सिंपल सा फंडा है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी रेस का हिस्सा बन रहे हैं, रेस में दौड़ के आपको पॉइंट तक, बाउंड्री तक पहुंचना है, लेकिन कोई सीधे नहीं दौड़ रहा है, सब एक दूसरे को धक्का मारते हुए जा रहे हैं। तो अगर कोई धक्का मारेगा, जाना है सीधे ऐसे चले गए, जाना है सीधे ऐसे चले गए, तो उस समय के लिए, तो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे करंट रुकेगा ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस होता क्या है? अब हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करते हैं। सिंपल सा फंडा है, देखो R क्या है, रेजिस्टेंस है, R इज इक्वल टू ρL/A होता है। ये आया कहां से, ρL/A कहां से आया, ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी डिराइवेशन। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। अब देखो सीधी सी बात है, हमारा रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, जितनी लंबी तार होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कैसे ये पता चला आपको? भाई अगर वायर लंबी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे पहुंचेंगे टकराएंगे, इधर उधर भागेंगे करते करते तो ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अगर मान लीजिए छोटा सा जगह है तो किसी तरह भिड़ते भिड़ाते वो पहुंच भी जाएंगे। तो अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहीं पे हमारा R जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे समझो कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर एरिया बड़ा है, ठीक है, तो मान लो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, एरिया बड़ा है, तो अभी क्या होगा, सब अपने अपने रास्ते से जाएंगे, सबको जगह मिलेगी, सब प्रॉपर अपना रास्ते से जाएंगे। और वहीं अगर एरिया छोटी हो गई, मान लीजिए इतनी एरिया है, तो फिर से सब एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे और अपना पाथ डाइवर्ट करेंगे, राइट। तो एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो ये एरिया पे भी डिपेंड कर रहे हैं। रो क्या है? रो होती है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी जो है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसको लंबाई, एरिया, चौड़ाई इन सब से मतलब नहीं होता है। इनको किससे मतलब होता है कि भैया वो मटेरियल है किस चीज का, कॉपर का बना है कि लकड़ी का बना है ना, वो किस चीज का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है आपका रो रेजिस्टिविटी। इतनी बात समझ में आई? रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली में? रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है किसी तार में, बाहर से नहीं इंसर्ट किया है, बस अंदर ही है उनके। ओके, अब थोड़ा सा एक छोटा सा डिराइवेशन था कि असल में जो R की ये वैल्यू आई है ρL/A, ये वैल्यू कहां से आ रही है? तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, तो या फिर हम करंट का ही देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEA/VD। VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अच्छा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखो जब भी हमारे चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से फ्लो करते हैं उसी वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात क्लियर हुई? जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिंपल हमारे पास कोई कंडक्टर है, मेटल है, तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में, वहां एटम्स में वाइब्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगे, तो उसको कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी, जो टेम्परेचर के प्रेजेंस में भाग रहे हैं, ठीक है। और उनमें ना काफी रैंडम मूवमेंट होता है थर्मल वाले में। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सभी इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे एक यूनिफाइड डायरेक्शन है, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ये जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहे होते हैं उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू NEA, VD वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं। VD क्या है, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E चार्जेस है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो हमारी NEA VD है ना, यहाँ पे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है E बाई M, राइट, E बाई M टाउ। अच्छा, ये टाउ क्या है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टाइम है ना, इसको हमने क्या कहा, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जब भाग रहे हैं आपस में, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराए, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में कुछ समय लगेगा, उतने समय तक तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी E बाई M, राइट, जहां इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम एंड M मास है उस ऑब्जेक्ट का, मैटर का। अब यहां पे देखते हैं, अगर हम VD की जगह हमने क्या रख दिया, NEA E बाई M टाउ रख दिया, राइट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर लेते हैं तो हमारा, अच्छा, और E क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू V बाई L होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू V बाई L। तो NE स्क्वायर A, राइट, टाउ बाई M V बाई L, ठीक है। E की जगह हमने बस V बाई L रख दिया, और यहाँ कौन है, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे I प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और रीअरेंज करना है। अब इस ML को इधर कर दीजिए, I को इधर कर दीजिए, तो ये क्या वैल्यू आ गई, ML, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, NE स्क्वायर A टाउ V बाई I। अब V बाई I क्या होता है, R होता है, कैसे पता चला, V इज इक्वल, V क्या होता है, I इंटू R होता है, तो R क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा R की जगह M, राइट, L NE स्क्वायर A टाउ बाई N M NE स्क्वायर टाउ L बाई A लिख सकते हैं। अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू जो है इसी को रो कहते हैं, रो L बाई A। तो देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो रो की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, M NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया के, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज
रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। अकेले रेजिस्टिविटी को अगर हम देखें तो वो वायर के लेंथ या एरिया इन सब पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? उनके मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की कहानी समझ में आ गई है तो फटाफट से मुझे बताइए, फिर हम शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी। चलिए, देखिए रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। देखो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक जो अंदर की खुद के वजह से आ रही है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक जो बाहर से लाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे खुद के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, राइट, उनकी वजह से मेरा जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है, जैसे सपोज करो मेरी किडनी खराब हो रही है, तो अब क्या होगा? मेरे यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो मेरा इंट्रिंसिक फैक्टर है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे उठा करके कहीं ऐसे टेम्परेचर में रख दिया जाए, इतने ज्यादा टेम्परेचर कि मैं सर्वाइव ही ना कर पाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है जो मुझ पर अफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह रेजिस्टिविटी जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो क्या मेजर करता है कि कितनी स्ट्रांगली, ठीक है, कितनी स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कोई भी मटेरियल करंट का फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, वो बताता है रेजिस्टिविटी। जैसे सपोज करिए हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास इंसुलेटर है, तो हमें पता है कि भैया इंसुलेटर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्यूमुलेटेड होते हैं एक जगह पे, तो वो तो फ्लो होगा ही नहीं उसमें, तो वो तो कंडक्ट करेंगे ही नहीं। तो हम कहेंगे कि जो हमारे इंसुलेटर हैं वो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? रेजिस्टिविटी बताएगी। Independent of shape and size of the material, depend only on the nature and the temperature। तो अब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। R क्या हो जाता है? रो L बाई ए, तो रो क्या हो जाएगा? R A बाई L। अगर इक्वेशन में फॉर्मूला पूछते हैं, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आप इस तरह से वैल्यू भी निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे कर रही है, राइट। देखिए ओम्स लॉ ने आपको जो बताया था उसमें कहा था कि अगर किसी रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है वहीं पे हमारा जो करंट है और जो वोल्टेज है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। और उन्होंने एक रेजिस्टेंस R लगा दिया था कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ मटेरियल चेंजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। और ये रेजिस्टिविटी हमें अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग मिलती है। कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, अलॉयज हो गए, इंसुलेटर हो गए, सबकी अलग अलग रेजिस्टिविटी है। अगर पर्टिकुलरली मेटल्स की बात करें तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉपर की वायर है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले जितनी रेजिस्टिविटी थी अब उससे रेजिस्टिविटी और बढ़ जानी है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि जब भी मान लीजिए कि हमारे अभी एटम्स आराम से एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी आराम से एक जगह बैठ के आराम से सब आराम कर रहे हैं, अचानक से टेम्परेचर दे दिया आपने, ठीक है। टेम्परेचर मिलते ही क्या होता है? एटम्स में वाइब्रेशन, जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मोशन में ही तो आएगी, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा?
पहले जिस 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 अमाउंट से वो फ्लो कर रहे थे, अब क्या होगा, अब वो और तेजी से मूवमेंट करेंगे, और ज्यादा टकराएंगे, राइट, और ज्यादा टकराएंगे। अब वो और ज्यादा टकराएंगे मतलब और ज्यादा रुकावट आएगी करंट के फ्लो में, तो और ज्यादा रुकावट आ रही है मतलब कि रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रुकावट बढ़ती है, यानी उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जा रही है। ओके, तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर से, ऐसा क्यों होता है वो आपने देख लिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कहीं पे आर टी रो टी से दिया है रेजिस्टिविटी, कहीं पे आर से लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूला यही है, आर टी इज रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब जहां पे रो टी क्या है, रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी पे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो उस टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टिविटी है वो बताता है रो टी। रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, जो कि यूजुअली 0 डिग्री या 20 डिग्री होगी, मतलब एक रेफरेंस टेम्परेचर हम मान लेते हैं ना, इनिशियल टेम्परेचर हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो रो टी क्या है, एक इनिशियल टेम्परेचर है। ऑल राइट, क्लियर। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। जैसे कोएफिशिएंट नहीं होता, उसी तरह टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है अल्फा। कैपिटल टी फाइनल टेम्परेचर और टी नॉट है रेफरेंस टेम्परेचर। तो ये सारे इनके जो टर्म्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन है। इनके न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे विदाउट एनी डाउट। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर of a platinum resistant thermometer at the ice point is 5 ohm। तो आइस पॉइंट पे जो नॉर्मल हमारा रेजिस्टेंस है प्लैटिनम वायर का वो 5 ओम है, एंड एट अ स्टीम पॉइंट, जब ठंडा है तो 5 ओम है, जब उसको हमने गर्म किया, स्टीम किया, ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, देखो बढ़ गया, 5.23 ओम हो गया। टेम्परेचर बढ़ा ना, स्टीम हो रहा है, अभी आइस पे 5 था, अभी 5.23 हो गया। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, अब आपने उसको और ज्यादा गर्म पानी में डाल दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर कितना हो गया, अब कितना हो गया रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए हमारी 100 डिग्री स्टीम पे आ गया, ठीक है। अब आपने उसको और ज्यादा टेम्परेचर पर डाल दिया हॉट बाथ में, तो उस अब ओम कितना आ गया, 5.795 ओम आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, उस बाथ हॉट बाथ का टेम्परेचर निकालना है कि किस टेम्परेचर पर प्लैटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना आया है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, अभी आपने देखा था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, अगर सीधा आपको टी निकालना है, ठीक है, तो एक और फॉर्मूला सिंपल सा है, आर टी माइनस आर नॉट बाई आर 100, ठीक है, माइनस आर नॉट। तो ये सीधा सीधा सिंपल, अगर आपको टेम्परेचर पूछता है और ये मल्टीप्लाई 100, ठीक है, अगर सीधा सीधा आपको टेम्परेचर पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज रख दीजिए, T इज इक्वल टू आर टी कितना है 5.79 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5.23 माइनस 5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 345.6 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये कितने पे है, ये 0 डिग्री पर है,
ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, ये क्या है, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री, ठीक है, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री। तो अगर हमें 0 डिग्री और 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस पता है तो हम सीधा इस फॉर्मूले पे रख के निकाल सकते हैं टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलॉयज की। तो अभी तो आपने देखा कि मेटल में रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है। एलॉयज में देखें लाइक कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन, नाइक्रोम, इन सभी के पास वेरी स्मॉल अल्फा यानी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इनका बहुत कम होता है। देयर रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी लिटिल विथ टेम्परेचर, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो उनमें बहुत कम चेंज आता है, इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टर और हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह एलॉयज के बनाए जाते हैं। एलॉयज यूजुअली होता क्या है, मेटल्स से बनते हैं ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं कि जब हमारे मेटल्स को मिलाते हैं एक दूसरे में तो फिर हमें एलॉय मिलता है। वो उसकी मेटल, सिंगल मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की प्रॉपर्टी हमें ज्यादा अच्छी मिलती है। तो उसी तरह जैसे अगर एक प्रॉपर केवल मेटल है तो उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी लेकिन एलॉय में रेजिस्टिविटी कम होगी, इसीलिए प्रॉपर रेजिस्टर और हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह बनाने के लिए हम एलॉय इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। रीजन कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन एनफ एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस और कंडक्शन बैंड अगर हम देखते हैं तो कंडक्शन बैंड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कूदते हैं तो नीचे होल क्रिएट हो जाता है, राइट। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी घट रही है, क्योंकि सीधा सीधा जंप कर जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो जा रहे हैं, तो अभी सीधे सीधे क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो रेजिस्टिविटी कम है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। ये एक टेबल है जिसमें जैसे देखिए हमारे पास अगर मेटल है तो इनकी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रीजन कोलिजन होता है और अल्फा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। एलॉयज में रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, अल्फा पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी घट रही है चार्ज कैरियर की वजह से और यहाँ अल्फा का साइन नेगेटिव होता है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि ओम्स ने बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तब V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस आई इनकी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन कंडक्टर इट डज नॉट होल्ड ट्रू इन ऑल सिचुएशन, तो हर सिचुएशन में तो ये ट्रू नहीं हो पा रहा है। तो देख लेते हैं इनकी क्या क्या लिमिटेशंस है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, अगर करंट ज्यादा है तो ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो ज्यादा हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, राइट, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR नहीं रहेगा। भाई जब करंट ज्यादा, जब भी चार्ज का फ्लो होता है और करंट जनरेट होता है तो कुछ चार्ज सर्किट से बाहर निकलते हैं, हीट के फॉर्म में मिलते हैं, जिसको आपने जूल्स की हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था। तो अब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा वो डिवाइस हीट होगा, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी फिर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होल्ड नहीं कर रहे, करेक्ट। ओम्स ने जो अपना लॉ दिया था वो सिर्फ मेटल के लिए यानी कंडक्टर के लिए बताया था। मटेरियल हुज VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, तो जिन मटेरियल का ग्राफ V और I का स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रहा था वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब ओम्स लॉ का स्ट्रेट ग्राफ नहीं दिखा रहे थे। नॉन लीनियर डिवाइसेस की अगर हम बात कर लें तो जैसे मान लीजिए हमारे वैक्यूम ट्यूब हो गए, लीनियर नहीं नॉन लीनियर डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इन सब में भी हमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा था। चेंज इन फिजिकल कंडीशन, अब जैसे मान लीजिए आपने तार को लंबा कर दिया, पतला कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, घटा दिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बदल रहा है, रेजिस्टेंस बदलेगा तो V बदल जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R ही होता है और इन्होंने बताया था सब कांस्टेंट है, तो ये सब इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि जब हम रेजिस्टर्स को, ठीक है, सर्किट में जोड़ते हैं तो हम दो तरीके से रेजिस्टर को सर्किट में जोड़ सकते हैं, या तो उनको हम सीरीज में जोड़ें या तो हम उनको पैरेलली जोड़ें, राइट। तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमने रेजिस्टर को क्या किया है, सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में जोड़ने का मतलब दोनों टर्मिनल आपके पोटेंशियल से, देखो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो इस तरीके से होता है रेजिस्टेंस सीरीज में। मान लीजिए ये R1 है, R2 है, R3 है, राइट। तो जब हमारा सीरीज में रेजिस्टर जुड़ा होता है तो इस कंडीशन में रेजिस्टर का एक एंड एक टर्मिनल से, दूसरा एंड दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है, राइट। और इस कंडीशन में जो करंट होता है, सभी के पास हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है, राइट। लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता है। यहां से यहां तक गया, कुछ वोल्टेज हुआ, यहां से यहां तक गया वोल्टेज, फिर ड्रॉप हुआ, यहां से यहां तक गया, फिर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो वोल्टेज बदलता रहता है, राइट। तो हम इनको कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V क्या होता है, I इंटू R होता है। तो V1 R1 I1 I R1 I R2, क्योंकि I तो बदल नहीं रहा है ना, प्लस I R3। तो I हमने कॉमन निकाल लिया, R क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस पूरे सर्किट में तीनों रेजिस्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल वन। मान लीजिए R1 आपका, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस का, इसके पास 2 ओम है, इसके पास 3 ओम है, इसके पास 4 ओम है। लेकिन अगर हम पूरा देखें मिला के, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो 9 हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम सर्किट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सर्किट को पैरेलल कनेक्ट करते हैं जिसका हर पॉइंट एक जंक्शन पर आता है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट, राइट। पैरेलल अरेंजमेंट में जब हमारा करंट यहाँ पे पहुंचता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, हर जंक्शन पे हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए I1 है, I2 है, I3, लेकिन वोल्टेज हर जगह सेम होगा क्योंकि अल्टीमेटली सब एक ही पॉइंट से यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो इस केस में हमारा वोल्टेज सेम होगा बट करंट चेंज हो जाएगा। I होता क्या है, V बाई R, तो I1 की जगह हम V बाई R1 लिख सकते हैं, V बाई R2 लिख सकते हैं, V बाई R3 लिख सकते हैं। V कॉमन ले लीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है पैरेलल के केस में, वो पहले अलग अलग रेजिस्टर के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, पैरेलल रेजिस्टर यूज्ड टू रिड्यूस द ओवरऑल रेजिस्टेंस एंड प्रोवाइड मल्टीपल पाथ फॉर करंट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हुई हैं। डेफिनेटली एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, न्यूमेरिकल्स आप इन पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।